नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। क्या 2014 के आम चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है क्या? ये सवाल कई दिनों से मेरे जहन में कौंध रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारी बातें वो कर रहा है। लेकिन क्या वास्तव में बेरोजगारी चुनाव में रिफ्लेक्ट कर रही है क्या? क्या युवा जो 18 से 28 साल के बीच का युवा है, क्या वो बेरोजगारी से परेशान है क्या? और क्या परेशान होने के बाद भी क्या ये व्यक्ति, ये युवा, क्या राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहा है क्या? क्या वो जिनसे नाराज है वो क्या वोट की चोट करना चाहता है ये युवा? बहुत सारे क्या किंतु परंतु हैं। लेकिन अंदर की बात यह है कि जो गांव का युवा है वो नाराज है। उसको इस बात का दर्द है कि प्रतियोगी परीक्षाएं और उनके पर्चे लीक हो जाते हैं। यही नहीं, बहुत सारे लोग ओवर एज हो गए हैं। और जो 4 साल वाला मसला है, अग्निवीर वाला, वो भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा मुद्दा बना है। हालांकि इसे बार बार इस पर पर्दा डालने की कोशिशें चलती रही हैं, लेकिन बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा बना है। और बेरोजगारी क्या अचानक हो गई है क्या? केवल इन्हीं 10 सालों में बेरोजगारी हो गई है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले से ही बेरोजगारी है। लेकिन सरकार की तरफ या नरेंद्र मोदी की तरफ 2014 में इन युवाओं ने देखा तो उन्हें लगा कि हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो हमें रोजगार देगा, हमारा ख्याल रखेगा। और यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी को झौवा भर वोट मिला, झौवा भर। और वो चुनाव 14 का जीते। एक बार फिर मोदी सरकार, इस नाम पर के भी 5 ही साल हुआ है। 19 का जो जनमत है वो भी जनता ने और युवाओं ने खास तौर पर मोदी को दिया। लेकिन इस बार क्या युवाओं की बात भारतीय जनता पार्टी को लोग अपने रैलियों में क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं नहीं सुन पा रहा हूं। या तो मैं उन रैलियों को नहीं सुन रहा हूं जिन रैलियों में युवाओं की बातें हो रही हो, बेरोजगारों की बातें हो रही हो। युवा विमर्श पूरे चुनाव से कम सत्ता पक्ष की तरफ से गायब है। और विपक्ष बार बार इन्हीं युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की भाषा में उकसा रहा है। उन्हें इस बात के लिए कुरेद रहा है कि आपको इस मौजूदा सरकार ने 10 साल में रोजगार नहीं दिए, आपको सड़क पर ला दिया। इस तरीके की बातें कह रहा है। और ये कर कौन रहा है? जिन्हें नरेंद्र मोदी शहजादा कहते हैं। यूपी के 2 लड़के, पूरे देश में ये लड़के बेरोजगारी की बात युवाओं के बीच करते हैं तो कम से कम रैलियों को देखकर तो यही लगता है कि युवा मैदान में आ चुका है। लेकिन जो 5वां चरण है जिसमें चुनाव हुआ है, बीजेपी और आरएसएस की अच्छी जानकारी रखने वाले कई लोगों से मेरी लगातार बात हो रही है। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन बेरोजगारी जमीन पर मुद्दा है। तो आज मंथन में हम इसी मुद्दे को लेकर आए कि क्या बेरोजगार युवा सत्ता के खिलाफ खड़ा हो गया है क्या, मोर्चा ले रहा है क्या? तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये युवा जाए तो जाए कहां? जब कभी किसी भर्ती की बात आती है, गड़बड़ी होती है, जब हम अपने चैनल पर युवाओं का मुद्दा उठाते हैं तो यकीन जानिए इतने फोन कॉल्स आते हैं, इतने फोन कॉल्स आते हैं कि हमारी लाइनें जाम हो जाती हैं। 2-3-4 दिन तक ये युवा हमें फ़ोन करते रहते हैं कि इसका अगर कोई अपडेट हो तो कृपा करके बता दीजिएगा।
मैं वो दर्द समझता हूं। मैं भी गांव में पला बढ़ा, कभी युवा था। मैंने भी गांव का वो दर्द देखा है। जब गांव में आप शाम को जाएंगे तो सड़क किनारे उघारे बदन गांव के लड़के दौड़ते मिलेंगे। पूछो क्या कर रहे हो? फौज की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की फोर्सेस की तैयारी करते हैं, फौज की तैयारी करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लोग हिस्सा लेते हैं। क्या इन युवाओं के मन में एक बात आ गई है क्या कि मौजूदा सत्ता से उसका कल्याण नहीं होने वाला, या उनके मन में यह विपक्ष बात डालने में कामयाब हो गया है क्या? दोनों पहलू हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उसे देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 में अब तक 5 चरणों का मतदान हो चुका है। 25 मई को 57 सीटों पर छठे चरण में और आखिरी चरण में 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होना है, जबकि 4 जून को मतगणना की जाएगी। लेकिन इन सबके बीच मुद्दा वही का वही है। एक अनुमान के मुताबिक जिस तरह से चुनाव के लिए दिग्गजों ने अपनी एड़ी चोटी लगा दी, उतना परिणाम आता नजर नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि इसका कारण नाराज युवा हैं। ये वो युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार पाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। लाखों रुपए की पढ़ाई में लगाकर खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भरसक प्रयास करने वाले युवा आज बेरोजगार हैं। कारण है वैकेंसी ना निकालना, और अगर भर्तियां निकली भी तो पेपर लीक होने के कारण उनका भविष्य लटक जाना। याद होगा आपको 2022 का वो साल जब अग्निवीर भर्तियां सरकार ने निकाली थी और उसके विरोध के सुर भी काफी तेज हो गए थे। आलम ये था कि भारी नुकसान सरकारी राजस्व को झेलना पड़ा, ट्रेनों में आग लगा दी गई थी, बसों को रोक दिया गया था और हर तरह से विरोध हुआ था, लेकिन बदलाव नहीं किया गया और 4 साल का ही समय नियत कर दिया गया। आज का युवा कह रहा है कि भाई हमें शिक्षा के साथ रोजगार भी चाहिए। कोई भी माता पिता बिना रोजगार के अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकता। कोई भी सरकार हो, उससे उम्मीद करते हैं कि हमें अपनी आवाज को उठाने का एक मौका तो दो, हमारी बात तो सुनो, हमारी समस्या का निवारण करे। लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन सरकार हमारे हिस्से की बात भी नहीं करती और ना ही हमारी बात को सदन में ही उठाती है। संविदा नौकरियां नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट नौकरी का भरोसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो घाटे के कारण कई बार बंद हो जाती हैं और ऐसे में कई हजार लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए नौकरी में स्थायित्व चाहिए और इसके लिए सरकारी भर्तियां भी होनी चाहिए। युवाओं की भड़ास हम किससे करें आस? कौन सुनेगा हमारी आवाज? आखिर हम किसके लिए करें मतदान? सवाल उठता है कि कहीं वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आने का कारण कुछ हद तक ये तो नहीं? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। अब हमने अपने सहयोगियों से कहा कि जरा 1-2 बेरोजगारों से बात करिए, तो कुछ बेरोजगारों की बातें आई हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। सर नहीं, पेपर डिले हो जाते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। आपको लगता है कि जो 2 करोड़ नौकरियां मिली हैं पूरे देश में, जिस तरीके का मोदी सरकार दावा कर रही है? सर न्यूज़पेपर में तो फोटोज हैं, पर वही है कि वैकेंसीज कभी घटती बढ़ती रहती हैं। नहीं, आपको लगता है कि मिली होंगी इतनी नौकरियां? सब पता नहीं मुझे। आपने ट्राई किया था अपने लिए? जी सर, पर मुझे मिली नहीं मिली है। उन्होंने कहा अप टू 25%, अधिकतम 25% का मतलब कि 0 से 25%। ये 25% की भी गारंटी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि अदर संस्थानों में इस देश का एक सेना का जवान जो माँ भारती की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन को त्याग देता है, अपने घर परिवार, अपने गांव, बीवी बाल बच्चों को त्याग करके जैसलमेर की गर्मी हो या कारगिल के ठंड, विपरीत परिस्थितियों में देश का सेवा करता है, वो 4 साल बाद एटीएम के बाहर जाकर गार्ड की नौकरी करेगा? वो 4 साल बाद कहीं और जाकर के गार्ड की नौकरी करेगा? अपने मजाक बना के रखा हुआ इस देश की। हम कैसे आपकी बात पर भरोसा कर ले? ये वही सरकार है जिसने कहा था कि 50 दिन में अगर नोटबंदी की स्थिति सही नहीं हुई तो मुझे फांसी पर लटका देना। ये वही सरकार है जिसने कहा था कि जीएसटी लाने से इस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। ये वही सरकार है जिस सरकार ने कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज इन लोगों ने तमाशा बना के रखा हुआ है। ये सिर्फ अपनी तानाशाही की नीति से इस देश के नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और सिर्फ इनको बहकाने का काम कर, इसके अलावा इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। यही चाहते हैं सरकार से कि वो हम लोगों को रोजगार दें
अगर रोजगार ना भी दे पा रहे हों तो कम से कम कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराएं या लोन कराएं, जिससे हम लोगों को रोजगार का मौका मिले, हम लोग आगे बढ़ें और इस सरकार से बहुत कुछ सीखने का मौका हम लोगों को मिलेगा। लेकिन जब तक हम लोगों को सरकार हमारे बारे में नहीं सोच पाएगी तब तक युवा जितने भी है वो पीछे जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये बेरोजगारों की बात हुई, सवाल कर रहे हैं 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब मांग रहे हैं इस देश के बेरोजगार। लेकिन जो चुनाव के मंचों पर सत्ताधारी दल के बड़े नेता किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? कम से कम बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर तो नहीं बात कर रहे हैं। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार विरासत और विकास दोनों के महत्व को देती है। गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया में मानवता की सेवा के लिए अपने निशान छोड़े। अफगानिस्तान में युद्ध हुआ तो हम अपने नागरिकों के साथ साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी पूरे अदब के साथ माथे पर उठा करके वापस लाए। करतारपुर राहदारी को खोलने की कांग्रेस ने कभी हिम्मत नहीं की। ये काम भी सेवक के हाथ होने से लिखा था और हो गया। गुरुओं के प्रकाश पर्वों को देश दुनिया में पूरी शान से मनाना हो या फिर साहबजादों के बलिदान को समर्पित बाल दिवस की वीर बाल दिवस की घोषणा, आपकी इस इच्छा का पालन भाजपा ने किया। आज केरल का बच्चा भी वीर बाल दिवस का कार्यक्रम करता है। उसे पता चलने लगा है कि ऐसा बढ़िया बलिदान दिया गया था, लेकिन आज तक किसी को मालूम नहीं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, रातों रात उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया, उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और संविधान की परवाह किए बिना कांग्रेस पार्टी पर ये शाही परिवार ने कब्जा कर लिया। साझादे, जरा बोलने से पहले 50 बार सोचना शुरू करो। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। सीताराम केसरी को बाहर फेंकने वाले मुद्दे को वो बस्ती की चुनावी सभा में उठा रहे हैं। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब को लाए, बहुत अच्छी बात है, उसको भी चुनाव में बताया जा रहा है। लेकिन जो ये सवाल पूछ रहे हैं बेरोजगार युवा कि उनके बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा है, तो उनके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि समय समय पर सरकार ये दावा करती है, उत्तर प्रदेश की और देश की, कि बेरोजगारी की दर घटी है। अब आंकड़ों में घटी है कि नहीं, वो तो आंकड़े आपके सामने हैं, दिख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, लेकिन वास्तव में दर घटी है। जमीन पर क्या स्थिति है? जमीन पर तो हमने 3 दिल्ली, प्रयागराज और एक अन्य शहर के युवा से हमने बात की, वो आपको हमने सुनाई क्या दशा है, क्या दिशा है। खैर, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि इस पूरे चुनाव में सारे विमर्श मीडिया का हिस्सा हैं, लेकिन युवाओं का विमर्श गायब दिख रहा है। स्वाति मालीवाल के साथ घटना दुखद है, लेकिन वो विमर्श आपको पूरे टीवी में दिख जाएगा दिन भर कि स्वाति मालीवाल का अपमान हो गया। हुआ भी, जो दोषी है वो जेल गया या गिरफ्तारी के बाद पूछताछ चल रही, होना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब बात और कहीं की आएगी, जब ये सवाल होगा कि भाई कर्नाटक में क्या हुआ था, मणिपुर में क्या हुआ था, अगर इसी विषय पर बात कर लो, तो फिर विमर्श बदल जाता है। ठीक बात है, कहीं भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। महिलाओं की बात हो रही है, लखपति दीदी बनाने की बात हो रही है, टका टक महिलाओं के खाते में पैसे जाने की बात उसका विपक्ष कह रहा है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम तो लखपति दीदी बना रहे हैं, हमारी योजना कॉपी कर ली। युवा इस बार विमर्श में नहीं है राजनीतिक दलों के, या चुनाव के केंद्र बिंदु में क्या युवा नहीं है? क्योंकि हमें मंचों से, नेताओं की जुबान से, खासतौर पर सत्ता दल के नेताओं की जुबान से युवाओं और बेरोजगारी की बात हो नहीं रही है। एक आंकड़ा बार बार कुछ पत्रकार हमारे इस कार्यक्रम में रखते हैं, वो कहते हैं कि जो 18 साल से ऊपर का युवा जो इस बार 2024 में वोट डालने वाला था, अगर वो 100, एक माना कि वो 100 युवा था, तो उसमें केवल 37 लोगों ने ही अपना वोटर आईडी बनवाया या वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कम कराया या उनका रजिस्ट्रेशन कम किया गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में युवा वोट देने लायक हुए और उनमें केवल 37% रजिस्ट्रेशन हुआ, और उसमें वोट कितने दे पाए हों ये ईश्वर ही जानते हैं, या वो युवा जानते हैं।
इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमने एक मेहमानों का पैनल आज बुलाया है। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और संजीदा नेता, पूर्व मंत्री, विधायक और पूर्व ब्यूरोक्रेट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता अवधेश यादव हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सुरेश सिंह, प्रवक्ता बेरोजगार संघ उत्तराखंड से जुड़े हैं हमारे साथ। सुरेश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। सुरेश जी के नेता बॉबी पंवार उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़े हैं और उन्हें काफ़ी जन समर्थन मिला है। एक विमर्श उन्होंने उत्तराखंड में कम से कम खड़ा किया कि भाई बेरोजगारों की बात करो, युवाओं की बात करो। धनंजय गुप्ता, बेरोजगार युवा मंच उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, राजधानी लखनऊ से। धनंजय गुप्ता, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, विश्लेषक प्रोफेसर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार ब्रजेंद्र प्रताप। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर राजनीति में काम करने वाले मनीष शर्मा हमारे साथ काशी से जुड़े हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब मुझे लगता है कि अगर बात युवाओं की है, बेरोजगारों की है, तो मुझे लगता है कि दोनों जो संघ के नुमाइंदे हैं उनसे पहले बात शुरू करनी चाहिए। और मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मीडिया का विमर्श भी युवा नहीं है, बेरोजगार। और राजनीतिक दलों में कम से कम सत्ता पक्ष के मंचों से मुझे बेरोजगार या युवाओं की बात सुनने को नहीं मिल रही। कहीं कह रहे हो तो हो सकता मैं गलत होऊंगा, तो अपने आप को करेक्ट करूंगा। सीधा रुख करूंगा सुरेश सिंह की तरफ, जो प्रवक्ता हैं बेरोजगार संघ उत्तराखंड के। सुरेश जी, जो युवाओं की स्थिति है, युवाओं की परिस्थिति है, और जो रोजगार की जो उनको सरकारें मुहैया कराने के दावे करती हैं देश की, प्रदेश की, उससे क्या इस उत्तराखंड का, देश का, प्रदेश का युवा संतुष्ट है क्या? और क्या वो चुनावी विमर्श बनकर जमीन पर उतर रहा है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी, आपका जोड़ने के लिए, उत्तराखंड के बेरोजगारों की आवाज को अपने चैनल के माध्यम से देश तक पहुंचाने के लिए। मैं थोड़ी सी गलती में सुधार करना चाहूंगा। बॉबी पंवार जी टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़े। बॉबी पंवार जी टिहरी से चुनाव लड़े। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देखा गया जब 26 साल का युवा बेरोजगार जो चुनाव मैदान में उतरा और उसने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को कड़ी चुनौती दे रखी है। और चुनाव के परिणाम जो 4 तारीख को आने वाले हैं वो निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। दूसरी बात, जहां तक रोजगार की बात है, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने आज जो युवाओं के साथ जो कुठाराघात किया है, युवाओं के साथ जो अन्याय किया है, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आज हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो यहाँ के हर परिवार से एक ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है हमारा उत्तराखंड, एक देवभूमि उत्तराखंड का जो सैनिक बाहुल्य परिवार है। यहाँ का हर दुखद घटना जब देश के सरहद पर घटती है तो वहां से हमारे प्रदेश के लिए एक दुखदायी खबर आती है कि यहाँ उत्तराखंड का जवान जो है हर बार शहीद होता है। और वो शहीद का परिवार अपने बच्चों को भी जो देश की सरहद पर भेजना चाहता है, लेकिन केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से अग्निवीर योजना खत्म करके हमारे प्रदेश के और पूरे देश के युवाओं के साथ जो अन्याय किया है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और आज अभी आप बात कर रहे थे 18 साल से युवा जो नए मतदाता बने, आज स्थिति ये रही जो अभी जो चुनाव चल रहा है लोकसभा चुनाव, उसमें 18 से 23 साल के युवा ने वोट ही नहीं किया है, क्योंकि उसके साथ जो अन्याय केंद्र की मोदी सरकार ने किया है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। आज युवा देश की सरहद पर देश की रक्षा के लिए जाने के इच्छुक नहीं है। जो युवा हमारे प्रदेश की अगर बात करें तो हर परिवार से युवा जो है एक देश सेवा में जाना चाहता था, वो रात दिन मेहनत करता था, सुबह 4 बजे उठकर पहाड़ की जो है कंक्रीट भरी सड़कों पर तेज दौड़ के साथ सुबह तैयारी करता था। आज उसके हौसले केंद्र की मोदी सरकार ने तोड़े हैं। और जो जहां तक प्रदेश की उत्तराखंड प्रदेश की सरकार की बात करें, यहाँ प्रदेश की सरकार ने युवाओं के साथ जो अन्याय किया है, यहाँ हर भर्ती परीक्षा में जो गड़बड़ी सामने आई, हर परीक्षा में जो नकल माफिया सामने आए, और हमारे संगठन उत्तराखंड बेरोजगार संगठन और हमारा जो नेतृत्व बॉबी पंवार जो टिहरी लोकसभा से इस समय प्रत्याशी रहे, उन्होंने सरकार के सामने जब चुनौती पेश करी
तो सरकार के जो नकल माफिया थे, 100 से अधिक नकल माफियाओं को उत्तराखंड के अंदर हमने सलाखों के पीछे भेजा है। और यही वजह रही कि आज युवा बेरोजगारों ने अपना युवा बेरोजगार चेहरा टिहरी लोकसभा संसदीय सीट में उतारा। और कहीं मोदी इफेक्ट नजर नहीं आया, कहीं भाजपा इफेक्ट नजर नहीं आया, भाजपा बुरी तरीके से परास्त हो रही है, ऐसा हम बेरोजगारों का दावा है। और ये जब जब देखने को मिला है कि जब सुरेश जब सिंह, जब सुरेश युवा सिंह, मैदान- ये केवल टिहरी गढ़वाल की बात है कि उत्तराखंड में हर जगह बेरोजगारों ने सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद की है? वहां क्या हर जगह वो खड़े हुए हैं? क्या ये केवल टिहरी में ऐसा हुआ है? देखिए, टिहरी जो हमारा नेतृत्व जो टिहरी से लड़ रहा था, वो पूरे प्रदेश का युवा जो है टिहरी लोकसभा में लग गया था। और जहां तक 5 लोकसभा सीटों की बात है, हर लोकसभा सीट से युवाओं ने बीजेपी का वॉकआउट किया है, युवाओं ने बीजेपी का विरोध किया है। जिस प्रकार से आक्रोश उत्तराखंड में युवाओं के अंदर देखा गया, वो पूरे मुझे नहीं लगता कहीं अन्य प्रदेशों में देखा गया होगा। यहाँ की धामी सरकार ने नकल माफियाओं को पनाह दी है। यहाँ ठीक बात है, ठीक बात है। सुरेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय गुप्ता को चर्चा में शामिल करता हूं। धनंजय गुप्ता, उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे रोजगार दिए गए, बहुत ढेर सारी स्थितियां यहाँ अच्छी हैं, जैसा कि लगातार सरकार कहती रही। बहुत सारे सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, बहुत सारी नौकरियां दी गई हैं। फिर भी क्या वो काफ़ी नहीं है? क्या वो पर्याप्त नहीं है क्या? और उसके बाद भी क्या बेरोजगारी या बेरोजगार युवा क्या बूथों पर उतरकर कहीं ना कहीं तेवर दिखा रहे हैं क्या? सबसे पहले सर, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बेरोजगार का दर्द समझा और उठाया। और जैसे कहा कि सरकार ने बहुत सारी नौकरियां बांटी उत्तर प्रदेश में। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा डाटा दिखाइए, कितने सरकार, मौजूदा सरकार ने कितनी नौकरियां निकाली और कितने वैकेंट सीटें खाली हैं। आपने देखा होगा हर तरह से सिर्फ जब से सरकार बनी है बीजेपी की सरकार, सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया। हम लोग, मुझे याद है जिस समय सरकार बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लिए थे, मैंने पहली बार लोकसभा का जो है वोट दिया था। इसलिए दिया था कि माननीय मोदी जी ने ये वादा किया था कि मैं गरीब का बेटा हूं, गरीब और दुखहारियों का बात सुनूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा था हर युवाओं को ठगा। उन्होंने सपना दिखाया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन बदले में क्या मिला युवाओं को? ये हुआ कि 2 करोड़ देने के बजाय कुछ न कुछ करोड़ों में इन्होंने जो है रोजगार के साधन और नौकरियां और सरकारी नौकरियां के ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया ताकि पूरा सरकार ने पूरा ऐसा सिस्टम बनाया ताकि आने वाले समय में एक भी सरकारी नौकरियां, जिस तरह से आउटसोर्सिंग का काम किया जा रहा है मौजूदा सरकार, ये बताइए नरेगा को जो है रोजगार मानते हैं, ये जो है शिक्षा मित्र हैं उसको भी जो है डाटा में दिखाते कि हमने रोजगार दिया। हालांकि वही एक देखे होंगे 69,000 मुद्दा शिक्षक भर्ती का जो है बहुत ज्वलंत मुद्दा है। वो करीब 900 दिनों का आंदोलन रहा, लेकिन कोई भी सरकार में नहीं सुना, क्योंकि ये पढ़े लिखे युवाओं को बेवकूफ समझते हैं। इसलिए इस बार युवाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर जगह, हर नुक्कड़ चौराहा पर इस समय एक गठबंधन सरकार के, ये समझ लिए कि नामुमकिन एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आशा और उम्मीद जगी है। इनके कैलेंडर में आज तक कोई रोजगार का नहीं दिखा, केवल हिंदू मुसलमान और इसके अलावा पाकिस्तान। इसके अलावा जब इनके पास रोजगार की बात करो तो राम मंदिर की बात करते हैं। ये बताइए सर, हाँ मंदिरों में रोजगार मिला। अभी देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतनी बेशर्मी का हद तब होती है कि उनको इन्होंने जो है टीजीटी का मानक दे करके जो भर्ती उसका जो है प्रवक्ता का सैलरी देने का काम किया। और यहाँ 5 सालों में एक भी टीचरों को, जबकि मैं डाटा के साथ बता दूं करीब 25 लाख बीएड बीटीसी बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए कोई रोजगार नहीं निकाला गया, कोई भी। और नहीं तो और जितने भी थे वो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो 6800 वाले अभ्यर्थी हैं बेचारे, जिनका नियुक्ति होना चाहिए था, वो आज जो है आज आंदोलन लखनऊ के सड़कों पर थक गए और आचार संहिता के बाद उनको घर आना पड़ा। बताइए, इन डाटा बताइए, इनसे पूछिए। एक देखिए, मैं आपको बता दूं मौजूदा टाइम में अभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग में जो है सिर्फ 9,10,000 9 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है बैंक में है लगभग 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। स्वास्थ्य वैज्ञानिक स्वास्थ्य पद के लिए मैं आपको बता दूं 2.25 लाख पद खाली हैं।
उसके बाद आंगनबाड़ी में 1.25 लाख के लगभग, केंद्रीय विद्यालय में लगभग 17,000 के पद खाली है। प्राथमिक विद्यालय में रिकॉर्ड तोड़ 8,37,000 पद खाली हैं। और उसके बाद प्राथमिक में केंद्रीय विद्यालय हो गया, आईआईटी में भी जो है, बताइए, जो देश और दुनिया में जिस संस्था में जाकर के पढ़ करके हमारे इंजीनियर ने, यहाँ तक कि नासा में आप खोजेंगे सबसे ज्यादा परसेंटेज में वैज्ञानिक हमारे आईआईटी के हैं, लेकिन वहां भी देखिए सरकार की बेशर्मी देखिए, वहां भी लगभग मैं आपको बता दूं 17,000 पद खाली हैं। और भारतीय सेना में मत पूछिए, 10 लाख से ज्यादा। आज जिस तरह एक बताइए 73 साल के धनंजय नौकरी दे तो रहे भाई, अग्निवीर के रूप में बड़े पैमाने पे भर्ती की है उन्होंने। ये बताइए भी, एक सुनिए सर, 73 साल के युवा हैं वो, एक बार मौका मान रहे कि दोबारा हमको तिबारा प्रधानमंत्री बना दीजिए। अब 22 साल को अग्निवीर को जो है रिटायरमेंट कर रहे हैं, तो युवा कहाँ जाएगा? ये बताइए, जो 4 साल में जो निकल के आएगा, एक तो मानसिक टेंशन से पीड़ित होगा। नहीं, उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है जो 75% युवा, 25% तो रिटेन करेंगे, लेकिन जो 75% युवा धनंजय आएगा उसके लिए बहुत सारे, सरकार कह रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे एवेन्यूज खुले हैं, उसके लिए बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। खैर, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक का इशारा हो गया है तो मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। वास्तव में इन अग्निवीरों के लिए या युवाओं के लिए क्या वो अवसर हैं क्या, और क्या इस बार जो चुनाव हो रहा है राजनीतिक रूप से ये बेरोजगार युवा सक्रिय है क्या, और किसी दल विशेष को का विरोध कर रहा है या दल विशेष का समर्थन कर रहा है क्या, ये बड़ा सवाल है। ब्रेक से लौट आए और सीधे रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय का। उपाध्याय जी सरकार में भी रहे हैं। उपाध्याय जी, बेरोजगार और युवा, बेरोजगारी और युवा, इसकी बात चुनावी मंच से कम मैंने नहीं सुना, आपने खैर सुना होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं सुना कि भारतीय जनता पार्टी या उसका जो गठबंधन है उसके नेता किसी मंच से बेरोजगारी की बात कर रहे हो, युवाओं की बात कर रहे हो। जबकि युवा 14 और 19 में आपकी सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा था, नरेंद्र मोदी का दीवाना था युवा। आज भी हो सकता हो, लेकिन आज मंचों से बात गायब है, और जो खबर है कि युवा नाराज है और कहीं ना कहीं वो चुनाव में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। बहुत सारे पद खाली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपने जैसा सुना कि 2 बेरोजगार संघों के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से, और पूरे देश में कमोवेश इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां हो रही हैं, और विपक्ष जो है वो हवा भी दे रहा है। चंद्रिका जी, आपके सभी पैनलिस्ट को तथा मेरा सादर नमस्कार जी। प्रणाम। जो मुद्दा उठाया है उससे बहुत महत्वपूर्ण है, और कोई भी चुनाव ऐसा नहीं होता जिसमें बेरोजगारी, महंगाई की बात ये भी विषय रहता है। अपने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के नीतियों को बेरोजगारी के संबंध में आपके सामने रखना चाहूंगा। जी, आपने देखा होगा कि योगी जी महाराज ने, उनका करीब 7 वर्ष का शासन हुआ, उन्होंने अपने पिछले 5 साल में लगभग 5 लाख नौकरियां दी थी, और बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी घूसखोरी के और बिना किसी प्रकार के दबाव के क्लियर कट उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि किसी का कोई अप्रोच नहीं लगा था, यहाँ तक कि उनके कार्यालय से भी कोई फोन नहीं कर सकता। जबकि हम उसी दौर के आंकड़े यदि बताएं आपको, जब 5 साल बसपा की सरकार थी तो उन्होंने 2 लाख नौकरियां दी थी, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनके कार्यकाल में 3 लाख नौकरियां दी गई। इधर भी उन्होंने 2 लाख नौकरियां दी हैं, और उनका निरंतर प्रयत्न रहता है कि जितने भी विभाग हैं, हर विभाग अपनी वैकेंसी समय से निकाले। अब जानते हैं कार्मिक विभाग इन विभागों का संयोजन करता है कि किस विभाग में कितनी जगह है। उसके बाद से जो लोक सेवा आयोग की नौकरियां होती हैं वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से, और जो विभाग के माध्यम से नौकरियां होती हैं विभाग के माध्यम से वैकेंसी पब्लिश करके निरंतर नौकरियां दी जा रही। जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, आपने देखा होगा कि भी मोदी जी ने
चुनाव के कुछ दिन पहले तक लगातार बड़े बड़े उन्होंने मेले लगाए, रोजगार मेले, और कहीं पर स्वयं प्रधानमंत्री जी, कहीं पर उनके अन्य कैबिनेट मिनिस्टर्स ने लोगों को नौकरियों के जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर था वो बांटा। उनका प्रयास था कि जितनी जगहें खाली हैं विभिन्न विभागों में वो नौकरियां दे दी जाए। ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि सारे के सारे पद नहीं भरे गए, लेकिन सरकार की नीयत ये थी कि सभी पदों को भरा जाए। दूसरा, नौकरी का दो स्वरूप है, आप सब जानते ही हैं कि एक तो सरकारी विभागों में जो नौकरियां होती हैं वो दी जाती हैं और उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। ज्यादातर नौकरी जो होती हैं वो अन्य क्षेत्रों में होती हैं, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्रों में नौकरियां बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं। और जहां तक मुझे अनुमान है 7 से 8% नौकरियां ही केवल सरकारी विभागों में होती हैं, गवर्नमेंट जो नौकरी देती। तो उसमें उन्होंने स्टार्टअप योजना के माध्यम से जो यूथ थे, हमारे नौजवान थे, उसके माध्यम से सभी नौजवानों को बैंकों के माध्यम से उनको ऋण दिलाकर उनके जो रोजगार हैं सारे हैं। एक स्टार्टअप अगर छोटा सा भी है तो 4-5 आदमी उसमें काम करते हैं। उसके माध्यम से मोदी जी ने योजना चलाई और काफी बड़ी तादाद में स्टार्टअप के माध्यम से लोगों को रोजगार में लगाया गया। जहाँ तक हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी उन्होंने जो स्वयं सहायता समूह है उसमें भी उन्होंने अनेक प्रकार की योजनाएं दी। अब यूं तो कहा जा सकता है कि उनको रोजगार नहीं है, लेकिन जो भी आपने लखपति दीदी की चर्चा की थी, वहाँ ड्रोन दीदी भी उन्होंने दिया कि ड्रोन के माध्यम से जो किसानों को यूरिया है छिड़काव करते हैं। इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं जिनका छिड़काव किसान करते हैं उनको सबको के माध्यम से छिड़काव किया जाएगा और उसका जो संचालन है। चंद्रिका जी, 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, वो क्या चुनावी जुमला ही साबित हो गया या दी गई है? क्या ये बेरोजगार संघ वाले झूठ बोल रहे हैं या विपक्ष झूठ बोल रहा है? मैं किसी को झूठ नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि निरंतर। मेरी आवाज जा रही है क्या आपके पास? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, बोलिए, कंप्लीट करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए प्लीज। हाँ, मैं समझ कर रहा हूँ। निरंतर सरकार अपना काम कर रही है और 2 करोड़ का मतलब ये नहीं कि सरकारी विभागों में 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। आप जानते हैं कि तमाम जितने भी प्रकार के काम है, चाहे सड़कें बन रही हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बन रहे हो, पुल बन रहे, अन्य तमाम काम हो रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से रोजगार से मिलता है जब निर्माण कार्य होते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा चंद्रिका जी आपके पास। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, उदेश यादव। भाई, आप लोग बेरोजगारों को भड़का रहे हैं अपनी रैलियों में, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि जो विपक्ष है, गठबंधन है आपका, आपके नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी रोजगारी के नाम पर बेरोजगार युवाओं को भड़का रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ, तंत्र के खिलाफ। तो क्या इस तरह की राजनीति आप लोग करेंगे? अवधेश जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। चाहे राहुल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता हो, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार में आई थी तो इसके बड़े बड़े फ्लैग्स लगे थे जिसपे लिखा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार फला सरकार, जो भी अपना इनका था। आप बताइए, उन्होंने कहा हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज अभी उनके प्रवक्ता जी बता रहे थे कि वो रोजगार एक ही जगह पे तो नहीं दिए जा सकते, तमाम प्राइवेट है। जिस मनरेगा के ऊपर हाउस के अंदर इन्होंने मजाक उड़ाया था, आज उस मनरेगा को भी अपने रोजगार की सूची में ऐड करते हैं। ये ठेला और खोमचा लगाने वालों को अपने रोजगार की सूची में ऐड करते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी अभी तक जितने चुनावी सभाएं प्रधानमंत्री जी की हुई हैं, गृह मंत्री जी की हुई है, या उनके रक्षा मंत्री जी की, या जो भी उनके सक्षम लीडरशिप है, या मुख्यमंत्री जी हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उनसे गायब है। अभी हमारे 2 नौजवान साथी जो बेरोजगार संघ के हैं, गुप्ता जी हैं और अपना सुरेश जी हैं, इन लोगों ने अपने अपने स्टेट का, चाहे स्टेट यूपी का हो चाहे उत्तराखंड की, अपनी बात रखा। इसमें कोई राजनीतिक दल इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो जब सरकार में आता है तो उसका नैतिक कर्तव्य, आज की डेट में 5% के करीब से 2014 से सरकार में आए 8%, 8.5% तक बेरोजगारी गया। ये भी कागजी आंकड़े, हकीकत में जमीन पे जाएंगे तो इससे कहीं ज्यादा बढ़ करके बेरोजगारी आज समाज में है। अगर रोजगार ये ला भी रहे हैं तो 4 साल का रोजगार ला रहे हैं। बताइए, जो बच्चे रातों दिन सुबह 4 बजे से उठ करके सड़कों पर दौड़ रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और वो 4 साल की नौकरी के बाद आप बताइए जब वो नौकरी से घर अपने वापस आएंगे तो डिप्रेशन के शिकार होंगे कि नहीं होंगे?
वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के शिकार उसके, क्योंकि उनको नहीं, तो कुछ वो भी मान्यता नहीं। ये 4 साल क्या अग्निवीर करने वाले जो सरकार है वो कह रही है कि भाई उनका चहुमुखी विकास हो जाएगा, उसके बाद जब आएंगे तो समाज में बहुत अच्छा कर लेंगे, वो बड़े आदमी बन जाएंगे। क्या दिक्कत है उसमें आपको? समाज में 4 साल के बाद अगर बड़े आदमी होते तो ये 5 साल के प्रधानमंत्री जी बार बार तीसरी बार की मांग क्यों कर रहे हैं? ये भी बहुत बड़े आदमी हो चुके हैं, पूरा जब इनका डंका बज रहा है। तो आज बार बार आप 73 साल की उम्र में तीसरा टर्म मांग रहे हैं, और नौजवान को 22 साल में आप बेरोजगार करके कह रहे हैं कि इसका समाज में डंका बज जाएगा, तमाम नौकरियां आएंगी, उसमें उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप लोग राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। हम लोग जो राजनीतिक फायदा नहीं ले रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं युवाओं को आप लोग। हम लोग कहीं किसी को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार में जब तेजस्वी आए 10 लाख लोगों को रोजगार उन्होंने तत्काल जो वादा किया था देने का काम शुरू कर दिया। हम लोगों को अवसर तो दीजिए, अवसर देने के बाद अभी हमारे इंडिया गठबंधन ने कहा जो 30 लाख पद खाली पड़े हैं केंद्र में, उसको तत्काल भरने का काम किया जाएगा। इमोशनल ब्लैक नहीं। आज ये लोग कह रहे हैं जब जो जहां पे सरकार कांग्रेस आई भी है कर्नाटका वगैरह में, जो वादे किए थे उसको पूरा करना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने अपने समय में अखिलेश जी की जब सरकार थी, हमने नौजवानों के हाथ में लैपटॉप पकड़ाए थे, हमने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया था, हमने तमाम वो कहते थे, योगी जी कहते हैं आप तमंचा पकड़ाते थे, आप कह रहे लैपटॉप पकड़ाते हैं। गजब है अवधेश यादव। क्या है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। आज तो नौजवान जो है ना सोशल मीडिया पे उनका मजाक उड़ा रहा है। अभी पीछे आ रहा था कि अभी पाकिस्तान की बात नहीं आई, पर तब तक पाकिस्तान की बात आई, तब तक सोशल मीडिया पर आ रहा था, अभी तक। ठीक है अवधेश जी, मैं लौटूंगा अवधेश जी, आपके पास आऊंगा। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेंद्र, क्या ये जो बेरोजगारों या युवाओं का हम देखते हैं, इस पूरे चुनाव में हमने देखा जो युवा 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 19 में 14 में बीजेपी के हर मंच से युवा युवा होता था, नारा लगता था। इस बार चुनाव में कहीं भी युवा की बात नहीं हो रही मंच से। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वालों ने अपने अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया, बाद में फेंक दिया, सोनिया जी को बैठा दिया। ये बातें तो वो करते हैं। वो कहते हैं कि पीओके को हम बिल्कुल अपने कब्जे में कर लेंगे। वो कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से हमला, ये बात तो करते हैं। लेकिन युवा इस समय मंचों से गायब है, विमर्श से गायब है, भाषणों से गायब है, कम से कम सत्ता पक्ष से। और 5 चरण का चुनाव हो गया है। ब्रजेंद्र, आपने उत्तर प्रदेश को भी देखा, देश को भी देखा। क्या ये युवा कहीं बवंडर तो नहीं बन रहा है बूथों पर? अनम्यूट करिए। 2014 में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, प्रयागराज के परेड मैदान में उनकी एक सभा हुई थी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं दुर्गेश? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए ब्रजेंद्र। 2014 में प्रयागराज में, तब वो इलाहाबाद होता था, प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 18 से 28 साल के नौजवानों को संबोधित किया था। 18 से 28 साल वाले जी। सरकार 10 साल चल चुकी है। 2024 में उनका भाषण मैंने कल फिर सुना। 14 में युवा संबोधित किया जा रहा था, 24 में प्रयागराज में संबोधन नहीं हुआ। प्रयागराज पूर्वांचल का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ कई लाख नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अगर प्रधानमंत्री इस शहर में युवाओं के रोजगार की बात को नहीं कहेंगे तो फिर किस शहर में कहेंगे? यहाँ उन्होंने धर्म और अध्यात्म पर बोला, कुंभ के मेले पर बोला। दुर्गेश जी, इस चुनाव में सत्ता पक्ष को ये चाहिए था कि वो कहता कि हमने बेरोजगारों को ये रोजगार दिए, नौकरी के अवसर पैदा किए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं लगातार रोजगार के नाम पर नौकरी और दिहाड़ी मजदूरी को क्लब किया जा रहा है। नौकरी देना एक अलग मसला है और दिहाड़ी मजदूरी देना एक अलग मसला है। मनरेगा के जो मजदूर हैं वो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं। तो नौकरी अलग विषय है। नौकरियों में आरक्षण का विषय है। 69,000 भर्ती का जो मामला चल रहा है, उसके लोग जेल जा रहे हैं। वो जो आंदोलन कर रहे थे उनको लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया। तो ये सरकार सीधी तौर पर नौजवानों को अपने साथ ले नहीं पाई है। वो अखिलेश के साथ जाएंगे, राहुल के साथ जाएंगे, ये उनका मकसद हो सकता है, लेकिन नौजवानों में एक निराशा है। नौजवानों में निराशा अपनी नौकरी को लेकर है,
रोजगार के अवसर को लेकर है और छोटे छोटे उद्योगों को लेकर भी नौजवानों में एक निराशा का संचार है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के शुरुआती दौर से लेकर आखिरी चरण के नजदीक तक बेरोजगारी और रोजगार के मसले पर सीधे संबोधित नहीं किया। बताना चाहिए था कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिए, तो कितने दिए, कहां दिए, कैसे दिए। भारतीय जनता पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में भी बात कहनी चाहिए थी कि हम युवा की बात भी नहीं सुन रहे हैं। नहीं, इनका हर दूसरा नेता युवा युवा करता था, किसी मंच से युवाओं की बात नहीं हो रही कि युवाओं उठ खड़े हो, अब क्रांति कर दो, इस तरह की बातें नहीं हो रही। 14 और 19 में क्रांति की बातें हो रही थी। ये 24 में अब मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर युवाओं के लिए किया है, मुख्यमंत्री ने अगर नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो बताना चाहिए था कि कितने बांटे हैं। रोजगार का मतलब मनरेगा की मजदूरी से है, नौकरी से है। संविदा की भर्तियां शुरू कर दी, उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। नौजवान इससे आक्रोशित है, वो निराश है। मोदी जी के साथ या मोदी जी के गठबंधन के साथ जो युवा दिखते भी हैं, वो जोश के साथ नहीं दिखते हैं। दुर्गेन जी, ठीक बात है, ठीक बात है। मैं मनीष जी को चर्चा में शामिल करूंगा। मनीष जी काशी में हैं और वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, लगातार प्रधानमंत्री वहां आते रहते हैं। अभी उन्होंने नारी शक्ति का आह्वान किया और कहा कि मैंने जो राशन वाला आप लोगों को सुविधा दी है, उससे थोड़ा सा आप लोगों को महंगाई से राहत मिली होगी। तो वो महंगाई को तो वहाँ थोड़ा सा एड्रेस किया 5 किलो राशन की पोटली से। लेकिन मनीष ने अगर सुना हो तो हमें करेक्ट करेंगे, प्रधानमंत्री या देश का कोई भी बड़ा नेता जिसकी सरकारें हैं, सरकार है, मैंने नहीं सुना कि वो युवा की बात इस चुनाव में कर रहा है, बेरोजगारों की बात कर रहा है। चलो, बेरोजगारी एक कमजोर नस हो सकती है, लेकिन युवा किस्मत बदल देगा, युवा ये कर देगा, युवा वो कर देगा। अब ये मंचों पर युवा की बात ही नहीं हो रही कहीं। मनीष, अनम्यूट करिए मनीष। मैं आपसे यही कह रहा था कि पूरे चुनाव में आप सही कह रहे हैं, भाजपा से जुड़े, मोदी से जुड़े किसी भी नेता ने एक बार भी आमतौर पे मंचों से, भाषणों में रोजगार की बात नहीं की और उससे बचते रहे हैं। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना माइक बंद कर लें। जी बोलिए। हाँ मनीष, बोलिए आप। तो इसका वजह यह है कि उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट कार्ड नहीं है रोजगार के सवाल पे। वो 5 साल छोड़िए, 10 सालों से उनके पास रोजगार को लेकर के कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बेहद कम है, जबकि जो है रोजगार इस दौर में मुद्दा बना हुआ। और चूंकि 1% जो आबादी है हिंदुस्तान की, अभी रिपोर्ट आई है जिसके पास 40% संपत्ति है, उस हिस्से का, उन अरबपतियों का भाजपा सरकार के साथ शुरू से एक रिश्ता बना था। वो भी नहीं चाहते थे कि रोजगार पे बात हो और मोदी जी भी नहीं चाहते थे रोजगार पे बात हो, लेकिन पूंजी के बल पे 2014 के चुनाव में धर्म पे बात करके बात बन जाती थी। 2019 के चुनाव में राष्ट्रवादी उन्माद पैदा करके बात बन जाती थी और रोजगार पे बात करने से बच लेते थे। बल्कि मैं देखता था पिछले दौर में बहुत सारे जो हिंदुत्व का जो लहर था, राष्ट्रवादी लहर था, उसमें मैं देख रहा था वो नारा जो है मंदिर वहीं बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, ये चल जाता था। ये बेसिकली 2 चुनाव तक बीजेपी के पास एक उसके पास यही क्वालिटी थी जिसके चलते मोदी जी आए हैं या आरएसएस आई है सत्ता में, कि वो मूल मुद्दे से भटका देने में माहिर रही है। वो कभी भी उसके पास एक ऐसी सेना रहती है और जिसमें पूंजी निवेश करके वो मुख्य मुद्दों से भटका देने में कामयाब रहती है। लेकिन ये पहली बार हुआ है थोड़ा 2024 का चुनाव अपने समग्रता में जनता के मुद्दों पे आ गया है। ये बड़ी ये आप कह लीजिए कि बच नहीं पा रहे। अभी मैं देख रहा था मोदी जी इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने जब उनसे रोजगार पे सवाल किया गया तो बोल रहे थे कि जो है लोग पुराने तरीके से रोजगार को समझते हैं, माने जो सरकारी क्षेत्रों में खोजते हैं। रोजगार को देखने का नजरिया प्रतिगामी है, उसको बदलना पड़ेगा, उसको निजी क्षेत्रों में देखना होगा। लेकिन अगर उनसे वही कोई सवाल कर दे कि नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद और जो है लॉकडाउन के बाद हिंदुस्तान की जो रीढ़ थी छोटे धंधा, छोटा उद्योग जो है, एसएमई जो उसका जो सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट था,
कैश इकोनॉमी वाली जो हमारी व्यवस्था थी, छोटी पूंजी वाली जो व्यवस्था थी, वो बर्बाद कर दिया पूरा इन 3 पॉलिसी में। तो सरकारी क्षेत्र की तरफ तो नहीं हुआ है, प्राइवेट क्षेत्र में भी हमारी जो सबसे ज्यादा अभी भी हमारी वर्क पावर जो खेती में है वो बर्बाद हो गई है। वहां कुछ नया रोजगार है ही नहीं, और जो छोटा धंधा है उस धंधे को आपकी जीएसटी ने, आपकी नोटबंदी ने, आपके उसने बर्बाद कर दिया है। तो आपके पास इस समय, और इसीलिए आप देखिएगा संसद में सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 45 साल बाद इस तरह की बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। और ये अच्छी बात है कम से कम कि इस बार रोजगार इस बार जो है कई रूपों में हमारे सामने आ गया है। जब आप देखेंगे, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि वो जो लाभार्थी वाला जो राशन किलो 5 किलो राशन नाकाफी लगने लगा, और इसलिए आप देखेंगे कि वो आरक्षण के शक्ल में भी आ रहा है रोजगार का सवाल, वो संविधान के शक्ल में भी आ रहा है। हाँ, ये बात लोग कह रहे हैं कि जब आरक्षण बचेगा नहीं, जब पब्लिक सेक्टर की चीजें बचेंगी ही नहीं तो आरक्षण कहां देंगे, तो रोजगार कहां होगा। इस तरह भी विपक्ष युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहा है। युवाओं ने इसको पकड़ा भी है। सामाजिक न्याय का जो सवाल है वो उसको अगर ठोस रूप में देखेंगे तो वो बेरोजगारी का सवाल है कि अगर जितना भी आरक्षण है, जितना भी ये संविधान से हमको सुरक्षा मिलती थी, अगर वो खत्म हो गई तो मेरे रोजगार और शिक्षा का क्या होगा। दूसरा, बीजेपी का जो समर्थक आधार है, आप गांव में चले जाइए, अपर कास्ट हो, निचला समाज हो, ऊपर का समाज हो, दाएं बाएं का समाज हो, सेना में भर्तियों वाला जो मामला था, पुलिस में भर्तियों वाला जो मसला था, तो मैं ये देख रहा हूं कि अपर हिस्से में जो भाजपा का समर्थक है वहां भी बेरोजगारी बहुत मुद्दा बन गया है और वो जनाधार निष्क्रिय हो गया है। ठीक है, अग्निवीर योजना ने बेरोजगारों को एक तरह से पूरी तरह से भड़काने का काम किया। ठीक है, तो मेरा आपसे है कि ये सवाल मोदी जी के न चाहते हुए भी, मोदी जी के चुनाव मैनेजरों के न चाहते हुए भी ये केंद्रित बन गया है, आ गया है रोजगार के सवाल पे, सामाजिक न्याय, ठीक है मनीष, आरक्षण के सवाल। ठीक है मनीष। धनंजय गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए धनंजय, जल्दी से अनम्यूट करिए। धनंजय अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे, जल्दी से। जो आरक्षण का मुद्दा आ रहा है सर, कोई भी ऐसी भर्ती नहीं निकली है जितना जो है योगी सरकार में, जिसमें आरक्षण का घोटाला, उसका जीता जाता उदाहरण सबसे बड़ा है 69,000 शिक्षक भर्ती। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने जो है इसको एक्सेप्ट किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, मोदी जी का जो, जिस पर ढोला पीट पीट के उन्होंने वोट मांगा था, कहा था कि जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग हमने आयोग इसलिए बनाया। धनंजय आप बहुत गुस्सा लग रहे हैं, लग रहा है बहुत कुपित हैं आप। नहीं, गुस्सा होना लाजमी है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, मैं खुद 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण पीड़ित हूँ, जहां मुझे 3 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था। आज हम लोग लखनऊ को सड़कों पे इतने लाठियां खाए, जूते खाए, यहाँ तक कि जाति सूचक गालियां तक दिया गया, और नहीं और हमारी बहनों को, प्रेग्नेंट बहनों को पेट पे भी लात मारा गया। क्योंकि देखिए, जिस बड़े पैमाना पर आरक्षण का घोटाला हुआ है, ये पूरा दुनिया जग जाहिर है। आज के डेट में देखिए, देख रहे होंगे केंद्रीय नेतृत्व ने, विपक्ष के नेताओं ने इसको अपने, इन्होंने मौका दिया तभी तो उन्होंने लिया। जगह जगह 69,000 शिक्षक भर्ती के लड़के, मैं आपको बता दूं, हर जगह कोई ऐसा रैली नहीं है। मैं आपको बता दूं, रामाबाई पार्क में मैंने आंदोलन किया था। रामाबाई पार्क में कम से कम जो है 2 डिप्टी सीएम थे और कम से कम 10 कैबिनेट मंत्री, उनको वहां बोलने तक नहीं दिया गया। पूरा मंच वाले 4-4 बैरिकेडिंग तोड़ करके उन्होंने वहां आश्वासन किया था। माननीय आशीष पटेल जी ने और केशव प्रसाद मौर्य जो विक्टोरी का साइन दिखाते थे, उनसे पर्सनली हम लोग मिलने जाते थे, कहते थे तकलीफ हमको है, कहते देखो पिछड़े का तकलीफ हमको है, लेकिन आज तक हम लोग को न्याय नहीं मिला। धनंजय, तो मौर्य जी भी आजकल चुनाव में कम ही दिख रहे हैं। उतनी रैलियां जितनी पाठक जी की हैं, उतनी रैलियां मौर्य जी की भी नहीं है। मैं सुरेश सिंह को लूंगा, फिर चंद्रिका जी के पास जाऊंगा। सुरेश सिंह, चंद्रिका उपाध्याय ने कहा कि भाई बहुत सारे काम हुए हैं और सारी चीजें जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो 5-6%, 7% होती हैं। जो अभी मनीष ने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि रोजगार को देखने का जरा चश्मा आप लोगों को बदलना पड़ेगा, ये नहीं कि आप सरकारी नौकरी ही पा जाएंगे। सुरेश सिंह अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सुरेश सिंह अनम्यूट करिए। देखिए, इन लोगों ने रेहड़ी पटरी वालों को है जो रोजगार समझ लिया है, और इनके तो एक नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भिक्षा मांगना भी जो है रोजगार है। ये भिक्षा मांगने को रोजगार समझ रहे हैं, रेहड़ी पटरी लगाने वाले को रोजगार समझ रहे हैं,
ये दिहाड़ी मजदूरी को भी रोजगार समझ रहे हैं। और जो मोदी जी ने कहा था 2014 में, मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, उत्तराखंड के परेड ग्राउंड देहरादून में मैदान में मोदी जी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा था उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी जो है वो पहाड़ के काम नहीं आ रहा है। और 10 साल बाद यानी कि 2024 में वो ऋषिकेश में आते हैं और उनका दुर्भाग्य से क्या होता है कि उसी दिन हमारी बॉबी पवार जी की एक बाइक रैली होती है, उनको किराए की भीड़ जुटाकर ऋषिकेश में ले जाना पड़ता है और फिर वो वहां पर भी इन्हीं शब्दों का यूज करते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी जो है प्रदेश के काम नहीं आता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी, उपाध्याय जी जो बैठे हैं, कि अगर आप 10 साल पहले भी उन्हीं शब्दों का यूज कर रहे हैं और 10 साल बाद उन्हीं शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो आपकी डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड प्रदेश में। आपकी डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या किया? बल्कि आपकी डबल इंजन की सरकार ने यहाँ के युवाओं के सर फाड़े, यहाँ के युवाओं के टांगे तोड़ी, यहाँ के युवाओं को लहूलुहान किया देहरादून की सड़कों पर, और वो पूरी देश दुनिया ने घटनाक्रम देखा। आज उत्तराखंड में पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, और जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं, नीट जैसी परीक्षाओं को आपने लीक कर दिया। आप युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार आपने युवाओं की परीक्षाओं के साथ किया है, युवाओं के भविष्य को आपने बेचा है। 64,000 पद उत्तराखंड में रिक्त पड़े हैं। डबल इंजन की सरकार को देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को देखिए, 64,000 प्रदेश एक छोटे से प्रदेश में, उत्तराखंड। ठीक है सुरेश, मैं जवाब ले लेता हूं। चंद्रिका जी बहुत गंभीर नेता हैं। चंद्रिका जी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों से जो बेरोजगार संघ के लोग जुड़े हैं, उनकी पीड़ा तो है, दर्द है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई सबको सरकारी नौकरी हम नहीं दे सकते हैं। वो कह रहे हैं टांगे तोड़ी गई, एक कह रहा सिर फाड़ा गया। मतलब बड़ी गंभीर स्थिति तो है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और वास्तव में वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई 2014 में भी वही पहाड़ की जवानी और पानी, और 24 में भी पहाड़ की जवानी और पानी। 10 साल हो गया ना, अब जवानी भी रोको और पानी भी रोको भाई। और बदलाव हो रहा है देश के अंदर। ठीक है सुरेश, मैं जवाब ले लेता हूं। ये चंद्रिका जी से जवाब है। चंद्रिका जी जवाब दीजिए। मैंने जैसा कि पहले आपसे कहा, अभी हमारे साथी ने कहा कि छोटे छोटे काम को भी रोजगार मान लेते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि भिक्षा को भी रोजगार, चाहे कोई किसानी करता हो, चाहे कोई उद्योग चलाता हो, या कोई छोटा मोटा काम भी करता हो, सबको गवर्नमेंट एड्रेस करती है। अब जैसे उन्होंने रेहड़ी पटरी का सवाल उठाया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको भी सरकार ने 20,000 रुपए तक की ऋण की व्यवस्था की, इंटरेस्ट फ्री, ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें। अब ऐसा करना स्वाभाविक इसलिए है कि जो कोई जो कर रहा है उसी में उसको प्रमोट करना, कॉपरेट करना, ये सरकार का कर्तव्य है। अग्निवीर योजना की हमारे मित्रों ने चर्चा किया कि वो उससे रोजगार नहीं मिलेगा। दुनिया के जो भी विकसित देश हैं वहाँ ये इस प्रकार की सब जगह योजनाएं हैं कि एक बड़े वर्ग को हम मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, 1/4 उसमें उनको रेगुलर कोर्स में देते हैं। उसके अलावा जो लोग बचते हैं उनको फिर पुलिस में है, सीआरपी में है, अन्य जगहों पे उनको भी लेते हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं। ऐसा नहीं कि उनको ट्रेनिंग करके छोड़ दिया, पर सबको सब जगह देने की कोशिश की जाती है। कोई भी सरकार हो तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने नौजवानों को रोजगार दें, और रोजगार विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, स्टार्टअप के माध्यम से भी दे रहे हैं, ठीक है, और महिलाओं का भी बताया आपको, और सरकारी जगहों को बहुत फेयर तरीके से, चाहे मोदी जी चाहे योगी जी ने तमाम नकल माफिया। ठीक है चंद्रिका जी, थैंक यू। ब्रजेंद्र प्रताप, ये जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, बीजेपी के लोग अपनी बात कह रहे हैं, उन्होंने जो किया है बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, वो कह रहे हैं, अपनी बात तो वो रख ही रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता रहे कि विपक्ष इस मुद्दे में इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है क्या ब्रजेंद्र? नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। देखिए, अगर हम आज कहेंगे कि विपक्ष इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, तो 2014 में मोदी जी ने भी यही किया था। जयप्रकाश नारायण का 1977 का आंदोलन भी याद कर लीजिए। जो उपाध्याय साहब कह रहे हैं, उपाध्याय जी कह रहे हैं कि खेती बाड़ी में रेहड़ी पटरी के लोग रोजगार, ये लोग तो पहले भी काम करते थे। कांग्रेस की सरकार में भी इसी तरह काम होते थे। अखिलेश यादव की स्टेट गवर्नमेंट थी तब भी ये सर काम होते थे।
इन कामों को जोड़कर अगर आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो ये पहले बताना चाहिए था ना कि रेहड़ी पटरी वाले को भी जोड़ेंगे, किसानी करने वालों को भी जोड़ेंगे, जो हैंडपंप चलाएगा उसको भी जोड़ेंगे। तब आप नौजवानों से कहते कि हम इन सबको जोड़कर विकसित भारत बनाने वाला रोजगार आपको देंगे। आपने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरी में और रिक्शा चलाने में, पकौड़ा तलने में, गन्ने की जूस की दुकान लगाने में, ये कामों में फर्क है ना। आपने ये नहीं बताया। ये तो पॉलिटिकल, जब आप मंच पर होते हैं, आप नौजवानों से बात कर रहे होते हैं, तो आपने कहा हम नौकरी देंगे। अब नौकरियां अगर आप आउटसोर्सिंग पर कर देंगे तो उनको आरक्षण कैसे देंगे? उनको आरक्षण कहां से देंगे? क्योंकि आपने निजी क्षेत्र में भारत में आरक्षण लागू नहीं किया है। फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं विकसित देशों में ऐसा होता है। तो आप अब जब पॉलिटिकल पैकेज लाते हो तो आपको ये बताना चाहिए कि भाई देखिए, हम आपको नौकरियां देंगे लेकिन प्राइवेट सेक्टर में देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे लेकिन स्थायी नहीं देंगे, हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उस नौकरियों के 2 करोड़ पैकेज में कुछ ऐसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी, कुछ संविदा की होंगी। ऐसे में आपको समृद्ध करेंगे कि आप जिंदा रह सको, खा पी सको। ठीक बात। ये बात आपको मन से कहनी चाहिए, और आप नहीं कर पाए तो आपको उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई देखिए, हमने 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था, उसमें हमने उसको सेग्रीगेट कर दिया, इस रूप में सामने लाए, तो नौजवान संतुष्ट हो जाता। और वो संतुष्ट होने के बाद मन बनाता कि भाई नहीं, आपकी बात ठीक है, तो इस चुनाव में हम आपको वोट करेंगे, वरना हम विपक्ष के साथ जाएंगे। तो नौजवान अपने आप को थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो ये ठगने वाली बात नहीं दिखनी चाहिए थी। ठीक बात है, ठीक बात। मनीष शर्मा, एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी। अनम्यूट करिए मनीष जी। बस एक बात ये कहना चाहते हैं कि अगर मोदी जी के चश्मे से भी देखा जाए, अगर रोजगार को मोदी जी के चश्मे से भी देखा जाए, तो हम अपने आसपास निजी क्षेत्रों में, जब निजी क्षेत्रों में देखते हैं, तो चाहे वो बुनकरी का मसला हो, चाहे वो कानपुर का चमड़ा उद्योग हो, चाहे वो पीतल उद्योग हो, चाहे वो अलीगढ़ का ताला उद्योग हो, हम कहीं भी जो है, ये सारे जो देश के अंदर के जो छोटे छोटे बिजनेस के इलाके थे, वो सब नष्ट होते हुए हम देख रहे हैं। अगर उनके निजी निवेश का ही मसला देखें तो 2023 और 24 में जो एफडीआई है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, उसमें 40% की कमी आई है। और अगर हम जो है उन आंकड़ों को भी देखें, बेरोजगारी के ओवरऑल जो वृद्धि को हम देखें, अगर प्राइवेट और सरकारी मिला करके, तो हम ये देख रहे हैं कि वहां भी भारी संकट है। लेकिन एक बात और कहते हुए कि ऐसा नहीं है कि पूरा देश खाली संकट में, सब लोग संकट में है, हर तरफ बेरोजगारी है, जी नहीं। अडानी की संपत्ति उसी कोरोना काल में जितनी बढ़ी, 100 गुना वृद्धि हुई उस दौर में, जब देश बहुत पीछे जा रहा था। इसी दौर में, मोदी जी के दौर में 1% जो पूंजीपति लोग हैं, उनकी संपत्ति, देश के 40% संपत्ति पे उनका कंट्रोल हो गया। तो ये असमानता का भी कह लीजिए कि समुद्र पैदा हुआ है 10 सालों में। और इसलिए आप समझ लीजिए कि युवा इस बार मोदी सरकार को दंडित करने वाले मूड में है, और हमको लगता है कि कुछ बड़ा उलटफेर इस चुनाव में नौजवान करने जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत शुक्रिया चंद्रिका जी, अवधेश जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, सुरेश सिंह, प्रवक्ता बेरोजगार संघ, धनंजय गुप्ता, आपका भी धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हमारे इस खास कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद और स्नेह प्रदान करते हैं। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब देखना है कि जवानी किस ओर गई है, तो फिर 4 जून को जमाना किस तरफ जाएगा, इसका हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।